हाजीदाव अपना पाठ जारी रखते हैं, ये समझाते हुए कि स्पेस टाइम के नियम को समय और स्थान में बांटा जा सकता है। हालांकि ये ब्रह्मांड में सबसे आम शक्तियां हैं, लेकिन ये सबसे रहस्यमयी भी हैं। लू शेंग ध्यान से सुनते हैं। वो आगे कहते हैं कि हर कोई लगातार इन शक्तियों से घिरा रहता है। हम सभी समय के प्रवाह को महसूस करते हैं और एक ऐसे स्थान में रहते हैं जहां हर छोटी सी हलचल का तुरंत पता चल जाता है। इस लगातार संपर्क के बावजूद हाजीदाओ एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। किसी ने भी कभी सचमुच इन दोनों शक्तियों पर महारत हासिल नहीं की है। लू शेंग अपनी बाहें बांध लेते हैं और इस गंभीर बात पर गहराई से सोचने लगते हैं। उत्सुक होकर लू शेंग इस मुद्दे पर और पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसने दोनों पर महारत हासिल कर ली हो। हाजीदाओ अपना सिर हिलाते हैं। वो समझाते हैं कि जो जीव स्थान पर महारत हासिल कर सकते हैं वो उच्च जीवन रूप हैं, जो संप्रभु स्तर से कहीं ऊपर हैं। ऐसे लोग बेहद दुर्लभ होते हैं और स्वर्गीय सर्प आकाशगंगा के इतिहास में कभी प्रकट नहीं हुए हैं। वो बताते हैं कि लू शेंग ने शायद उस शार्स क्षेत्र में इन जीवों के बारे में किंवदंतियां सुनी होंगी। हालांकि ये कहानियां पूरी तरह से अप्रमाणित हैं। धीरे से मुस्कुराते हुए हाजीदाव स्वीकार करते हैं कि ना तो उन्होंने और ना ही सबसे ऊंचे पद वाले कमांडर ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने समय पर महारत हासिल की हो। वो दृढ़ता से कहते हैं कि समय की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई एक जीव नियंत्रित कर सके। लू शेंग सोचते हैं कि जहां स्थान कुछ हद तक समझने योग्य है, वहीं समय बुरी तरह से अलग है। लू शेंग का मन भटककर पृथ्वी पर उनके पिछली जीवन में चला जाता है। वो समय को नियंत्रित करने की तुलना उन जंगली विचारों से करता है जो केवल एनिमे और साइंस फिक्शन में पाए जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी शक्ति का सामना करना कैसा होगा। भले ही वो आसानी से तारों को नष्ट कर सकते हैं, फिर भी उस स्तर की महारत उनकी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। वो मरत मनुष्यों की सीमाओं पर विचार करते हैं, यहाँ तक कि एक स्टार क्षेत्र का सर्वोच्च शासक, एक दोषरहित स्टार 16 का मार्शल कलाकार भी सच्चा शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी मुट्ठी कसते हुए लू शेंग छात्र के रूप में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं। जब भी उनके शिक्षक ब्रह्मांड के बारे में बात करते थे तो वो हमेशा प्रकृति की विशालता के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते थे। ये एक विनम्र कर देने वाला एहसास है जो आज भी उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। अपनी अपार शक्ति के बावजूद अचानक उन पर बेबसी की एक लहर छा जाती है, एक ऐसा एहसास जो उन्हें लंबे समय से नहीं हुआ था। जब से उसने अंतरिक्ष में कदम रखा है, उसने आसानी से लेवल 13 के माहिरों को हरा दिया है और यहाँ तक कि लेवल 14 के जीवों को भी चुनौती दी है। समय और स्थान को नारंगी और नीले रंग के घूमते हुए गोलों के रूप में देखकर उसे कुछ एहसास होता है। कई नियमों का उपयोग करने के बावजूद उसे अभी भी ब्रह्मांड की असली कच्ची शक्ति के मुकाबले खुद को महज धूल जैसा महसूस होता है। उसकी आंखें एकाग्रता से सिकुड़ जाती हैं। अगर वो इन शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर पाता तो आने वाले युद्ध में उसके जीतने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। जहां आम लड़ाके कभी समय और स्थान को छूने की उम्मीद भी नहीं कर सकते, वहीं वो जानता है कि उसके पास एक अनूठा फायदा है। पालथी मारकर बैठते हुए उसे एहसास होता है कि पूरे टिंडर मिनी ब्रह्मांड का साथ होने की वजह से उसके क्षेत्र में इन शक्तियों के रिकॉर्ड जरूर कहीं छिपे होंगे। अपनी खोज शुरू करने के लिए वो तुरंत गहरी समाधि में चला जाता है। अपने सपनों की दुनिया के खंडहर शहर के अंदर नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज़ को नज़रअंदाज करते हुए ल्यू शेंग अपने मन को आगे बढ़ाता है। वो कई नीली स्क्रीनें सामने लाता है और ब्रह्मांड की मूल शक्ति का उपयोग करके विशाल अभिलेखागार में समय और स्थान के बारे में सुराग ढूंढता है। वो सिस्टम को आदेश देता है कि इतिहास के ऐसे किसी भी शीर्ष माहिर को ढूंढा जाए जिसने अंतरिक्ष पर महारत हासिल की हो। जैसे ही सिस्टम भारी मात्रा में ब्रह्मांडीय डेटा को प्रोसेस करता है, एक सुनहरी बालों वाली महिला का चमकता हुआ अवतार सामने आता है। ल्यू शेंग अपनी खोज के विशाल दायरे को सोचता है। हाईजिदाओ ने कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी एक तारामंडल क्षेत्र में शायद ही दिखाई देता है। हालांकि ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को खंगालने से उसके सफल होने की संभावनाएं कहीं बेहतर हो जाती हैं। अचानक एक विशिष्ट प्रोफाइल उसकी नज़र में आती है और उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। स्क्रीन पर एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जिसकी पहचान तियानलिन तारामंडल के शासक यांगी जौ के रूप में होती है। हैरानी से स्क्रीन को घूरते हुए ल्यू शेंग उस आदमी को अपने गुरु के रूप में पहचानता है। वो गहरे असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके गुरु की शैली तो 4 ध्रुवों का मार्ग थी। वो ये समझने की कोशिश करता है कि उसका गुरु इतनी गुप्तचर तरीके से ब्रह्मांड का शीर्ष स्पेस माहिर कैसे हो सकता है। गहरी सोच में डूबा ल्यू शेंग अपने प्रशिक्षण के बारे में विचार करता है। उसने अपने गुरु और बड़े भाइयों द्वारा सिखाई गई तकनीकों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। फिर भी उन सभी गहन सबकों में से केवल एक ही ऐसा सबक था जिसे वो कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। वो था 4 ध्रुवों का मार्ग। वो मानता है कि वो उस तकनीक को बस ऊपरी तौर पर ही समझ पाया था क्योंकि वो इतनी मुश्किल थी कि उसने उसे बिना उसके मूल सिद्धांतों को सचमुच में समझे बस रट लिया था। वो इसके अंदर छिपी हुई उस परम स्थानिक शक्ति से पूरी तरह अनजान था। जब उसे सब कुछ समझ आता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। अचानक उसके पीछे यांगी जौ का एक स्पिरिचुअल रूप प्रकट होता
होता है। वो वृद्ध गुरु देखते हैं कि उनका शिष्य इस स्तर तक उम्मीद से कहीं पहले पहुंच गया है। यांग यीझोउ गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और इतने लंबे समय बाद अपने शिष्य का अभिवादन करते हैं। लिu शेंग गहरी श्रद्धा के साथ उनकी ओर देखते हैं और आखिरकार उन्हें अपने गुरु की छिपी हुई विरासत का असली महत्व समझ आता है। जब लिu शेंग इस खोज में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब विशाल स्टार स्पिरिट फ्लावर अंतरिक्ष यान उस अंधकार और खाली विस्तार में अपनी सुगम यात्रा जारी रखता है। एक बहुत बड़ी छलांग के लिए तैयार, जहाज का अगला हिस्सा ऊर्जा से भर जाता है। ये सीधे अंतरिक्ष के खालीपन में एक मोटी चमकीली हरी ऊर्जा की किरण छोड़ता है। ये तेज ऊर्जा असलियत को ही पिघला देती है और एक बहुत बड़ा कड़कड़ाता हुआ वर्म होल खोल देती है। विशाल जहाज तेजी पकड़ता है और सीधे उस दरार में गोता लगा देता है। कुछ ही पलों बाद वो अंतरिक्षयान एक बिल्कुल अलग इलाके में एक दूसरी दरार से बाहर निकलता है। जहाज के बाहरी हिस्से को तेज ब्रह्मांडीय बिजली घेर लेती है, क्योंकि उसने अपनी छलांग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। कमांड सेंटर के अंदर शी यानकिन अपनी कैप्टन की कुर्सी पर शांति से बैठी है। एक अधिकारी रिपोर्ट करता है कि वे 23 स्थानिक क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से गुजर गए हैं। वो बताता है कि हालांकि जहाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, फिर भी वो सुरक्षित सीमाओं के अंदर ही है। शी यानकिन सिर हिलाती है और मान लेती है कि ये टूट-फूट ठीक है। वो ड्यूटी बदलने का आदेश देती है और काम कर रहे क्रू को आराम करने के लिए आधे दिन की छुट्टी देती है। अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाकर शी यानकिन अपनी स्थिति के बारे में सोचती है। अगली छलांग से पहले जहाज को अब अपनी ऊर्जा फिर से भरने और मरम्मत करवाने के लिए एक जगह स्थिर रहना होगा। उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो जानती है कि इस खाली समय में वे बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं और अंतरिक्ष के लुटेरों को उन पर घात लगाकर हमला करने का एकदम सही मौका मिल जाता है। खिड़की से बाहर देखते हुए शी यानकिन अपने क्रू साथी से मास्टर वू तियान और मास्टर हाई जी दाओ के मौजूदा ठिकाने और स्थिति के बारे में पूछती है। क्रू का सदस्य घबराकर अपनी स्क्रीन देखता है। वो जवाब देता है कि वू तियान मनोरंजन वाले हिस्से में गया है, जबकि हाई जी दाओ चुपचाप अपने कमरे में ही रुका हुआ है। पीछे झुककर और अपने पैरों को एक दूसरे पर रखकर शी यानकिन उनकी सुरक्षा के बारे में सोचती है। वू तियान उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक भरोसेमंद और पुराना रक्षक है। हालांकि हाई जी दाओ तो बस एक अस्थायी अंगरक्षक है, जिसकी वफादारी की अभी भी जांच की जा रही है। वो अपने आदमियों को आदेश देती है कि हाई जी दाओ को खुश रखने के लिए उसकी हर जरूरत पूरी की जाए। जब वो अपने 2 शिष्यों के बारे में पूछती है, तो क्रू इस बात की पुष्टि करता है कि वे भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ रहे हैं। शी यानकिन मुस्कुराती है और सोचती है कि उन दोनों लेवल 12 के युवाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस समय उनकी युद्ध क्षमता का कोई खास मतलब नहीं है। अचानक एक जोरदार लाल अलार्म की आवाज से शांत ब्रिज का माहौल टूट जाता है। बाहर दर्जनों दुश्मन जहाज स्टार स्पिरिट फ्लावर को घेरना शुरू कर देते हैं। एक घबराया हुआ क्रू सदस्य रिपोर्ट करता है कि वे पूरी तरह से अंतरिक्ष के लुटेरों से घिर चुके हैं। उन्हें 100 से ज्यादा दुश्मन जहाज़ों का सामना करना पड़ता है, जिनकी अगुवाई 7 खतरनाक लेवल 12 के माहिर कर रहे हैं। इस खतरे से जरा भी ना घबराते हुए शी यानकिन खड़ी हो जाती है। वो तुरंत आदेश देती है कि जहाज पर मौजूद सभी लेवल 12 और उससे ऊपर के लड़ाकों के लिए इनाम का ऐलान किया जाए। वो घोषणा करती है कि अब उनके किराए के लड़ाकों के लिए अपनी कीमत वसूल करने का समय आ गया है। एक ठंडी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ शी यानकिन कहती है कि उनका मालवाहक जहाज समुद्री डाकुओं को एक मोटा आसान निशाना लग रहा है, लेकिन असल में ये एक जानलेवा जाल है। वो मन ही मन सोचती है कि इन बेवकूफ़ों का सफाया करने से उन्हें अच्छा खासा अतिरिक्त मुनाफा होगा। लेवल 13 के किसी माहिर के बिना समुद्री डाकू उनकी सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ सकते। वो आराम से बैठकर अपनी सेना को हमलावरों को कुचलते हुए देखने का मजा लेने का फैसला करती है। उसके लिए ये आने वाला नरसंहार इस उबाऊ सफर में थोड़ा मनोरंजन लाने का एक स्वागत योग्य जरिया है। ब्रिज की सुरक्षित पनाहगाह के बाहर समुद्री डाकुओं के छोटे छोटे जहाज निरंतर हमला करने की कतार में आते जा रहे हैं। दुश्मन के जहाज़ों में से एक पर चमकती लाल आंखों वाले कुछ साए पूरे आत्मविश्वास से अपने घात लगाकर किए जाने वाले हमले की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। अपने पूरे बेड़े को इकट्ठा करने के बाद उन्हें पूरा यकीन है कि स्टार स्पिरिट फ्लावर की रक्षा के लिए उसके पास केवल एक ही लेवल 13 का माहिर मौजूद है।